नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशा ट्रस्ट के YouTube चैनल आशा एजुकेशन में। दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस सीरीज में यह 20वां 20th वीडियो है। इस वीडियो सीरीज में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ही सरल तरीके से सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। हमने हिंदी तथा इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए इस वीडियो सीरीज को तैयार किया है। इस वीडियो सीरीज में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों प्रकार के पोर्शन को कवर किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पीछे के वीडियोस में हमने स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, सी टोकन्स, प्रोग्राम स्ट्रक्चर और सिंपल जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको एक्सप्लेन किया था। उसके साथ साथ में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट और ब्रांचिंग स्टेटमेंट और उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स हमने डिस्कस किए थे। इसके साथ साथ हमने सी लैंग्वेज का एक मुख्य मेन चैप्टर फंक्शन और उसका ही एक पार्ट रिकर्सिव फंक्शन, इन सब को हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों, यदि आपने इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो सीरीज के प्रत्येक वीडियो को सीक्वेंस वाइज एक एक करके कंप्लीट देखिए, ताकि आपको सी लैंग्वेज बहुत ही सरलता से और आसानी से समझ में आ जाए। इस वीडियो के अंदर हम स्कोप, लाइफ टाइम एंड विजिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स के बारे में बातचीत करेंगे। वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं, जैसे लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टोरेज क्लास ऑफ वेरिएबल कि प्रत्येक वेरिएबल किसी न किसी एक स्टोरेज क्लास में होता है और ये 4 प्रकार की स्टोरेज क्लास कौन कौन सी होती हैं, ये सब हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, या वेरिएबल का लाइफ टाइम, या वेरिएबल की विजिबिलिटी क्या होती है। ये जो टॉपिक है इनको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वाइवा के रूप में या शॉर्ट नोट के रूप में, और इन टॉपिक को पूछा जा सकता है। तो देखते हैं ये क्या बताते हैं कि वेरिएबल के स्कोप से मीनिंग है उसका कार्य क्षेत्र। जो स्कोप वर्ड है उसका हिंदी मीनिंग ही क्या होता है, कार्य क्षेत्र। यानी हम वेरिएबल को कहाँ यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो हम वेरिएबल का जो स्कोप है वो फिक्स कर देते हैं। यदि हमने किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसका स्कोप यानी उसका जो कार्य क्षेत्र है वो क्या रहेगा, उस फंक्शन की डेफिनेशन रहेगी। यदि हमने किसी ब्लॉक के अंदर और वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो उस वेरिएबल का जो स्कोप है वो उस ब्लॉक तक सीमित रहेगा। इसी तरीके से वेरिएबल की एक और विशेषता होती है, जैसे लाइफ टाइम। लाइफ टाइम से मीनिंग है कि वो टाइम जब तक वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर है। तो जितने समय तक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर है उसी समय को लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल कहा जाता है। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी होती है जिसको विजिबिलिटी कहा जाता है, और विजिबिलिटी से आशय कि जो अपना वेरिएबल है वो मेमोरी में कितनी देर तक या मेमोरी में कब तक वो अवेलेबल है। तो यही चीज उसकी क्या कहलाती है, अवेलेबिलिटी या विजिबिलिटी ऑफ ए वेरिएबल। इसी तरीके से जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल्स को दो टाइप में बांटा जा सकता है, लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स। तो सिंपल शब्दों में अपने यूं बोल सकते हैं कि जो फंक्शन हम बनाते हैं या कोई प्रोग्राम हम लिखते हैं, तो फंक्शन के हेडर में जो वेरिएबल हम लेते हैं या फंक्शन की बॉडी में जो वेरिएबल हम लेते हैं वो उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। फंक्शन के हेडर में और फंक्शन की बॉडी में, इन दोनों में जो हम लोग वेरिएबल्स लेते हैं वो दोनों प्रकार के वेरिएबल कैसे होते हैं, उस फंक्शन के लोकल वेरिएबल। अच्छा,
अब इनकी कुछ खास बात भी होती है, ये देखिए और समझिए कि ये जो लोकल वेरिएबल होते हैं इनका यूज केवल फंक्शन बॉडी में ही किया जा सकता है। फंक्शन बॉडी से बाहर ये इफेक्टिव नहीं होते हैं। भी एक फंक्शन के जो लोकल वेरिएबल हैं उनका प्रभाव दूसरे फंक्शन के लोकल वेरिएबल पर नहीं पड़ता है। ये चीज हमको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। यदि हम हमारे प्रोग्राम में कई सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं तो उन अलग अलग फंक्शंस में हम सेम नेम के वेरिएबल ले सकते हैं। जो वेरिएबल हम सेम नेम के ले रहे हैं उनका एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहता है। यानी एक फंक्शन में कोई वेरिएबल लिए हैं तो सेम नेम से यदि अपन ने दूसरे फंक्शन में वेरिएबल लिए हैं तो आपस में एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। अब देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल कई बार हमको प्रोग्राम में ऐसी जरूरत होती है कि हम ऐसा चाहते हैं कि कोई एक ऐसा वेरिएबल हो जिसको कि हर फंक्शन में यूज किया जा सके या एक से ज्यादा फंक्शन में उस सेम वेरिएबल को यूज किया जा सके और सारे फंक्शन उस वेरिएबल की वैल्यू को शेयर कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर कर देते हैं जो कि अलग अलग कई फंक्शंस में या अलग अलग सभी फंक्शंस में समान रूप से शेयर और मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये जो वेरिएबल होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। तो इन सभी वेरिएबल्स को यानी ग्लोबल वेरिएबल्स को सभी फंक्शन में शेयर और मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ग्लोबल अपने डिक्लेयर कहाँ करते हैं? ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमको क्या करना होता है? हेडर फाइल के बाद और मेन फंक्शन से पहले हम इनको डिक्लेयर करते हैं। तो इस तरीके से ये ग्लोबल वेरिएबल वर्क करते हैं। फिर इसके बाद में है स्टोरेज क्लास। हम हमारे प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल लेते हैं, किसी भी टाइप का वेरिएबल हो, वो वेरिएबल किसी न किसी एक स्टोरेज क्लास में होता है। अब वेरिएबल की स्टोरेज क्लास क्या क्या हो सकती हैं या कितनी हो सकती हैं? तो सी लैंग्वेज में वेरिएबल की 4 स्टोरेज क्लासेस होती हैं, यानी 4 प्रकार की स्टोरेज क्लास वेरिएबल की होती हैं। अब ये कौन कौन से स्टोरेज क्लास है, इनका क्या यूज है, क्या पर्पज है, ये सारा हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमें बताया गया है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के बारे में। हम सामान्यतः कोई भी वेरिएबल जब हमारे प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं तो अपने आप वह वेरिएबल ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में ही रहता है और वो वेरिएबल उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल होता है जिसके अंदर उसे डिक्लेयर किया गया है और उस वेरिएबल का जो कार्य क्षेत्र है यानी कि स्कोप है वो भी उस फंक्शन की बॉडी तक ही सीमित रहता है जिसमें उसे डिक्लेयर किया गया है। इसी तरीके से जो स्टोरेज क्लास के वेरिएबल हैं उनको ऑटोमेटिक वेरिएबल भी कहा जाता है क्योंकि ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली बनते हैं और फंक्शन खत्म होने से पहले पहले ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय यानी खत्म भी हो जाते हैं। अब और किसी स्टोरेज क्लास का कोई वेरिएबल है और हमको उसे ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में लाना है या कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऑटो कीवर्ड का यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के बारे में पता होनी चाहिए। इसी तरीके से एक स्टोरेज क्लास होती है जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास कहते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास क्या होती है? देखिए इसके बारे में कि कुछ वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में एक्टिव और विजिबल होते हैं। इन्हीं को ही ग्लोबल वेरिएबल या एक्सटर्नल वेरिएबल कहा जाता है। जैसा कि अपन ने जस्ट पीछे वाले और टॉपिक में देखा था कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। तो जो ग्लोबल वेरिएबल है उनकी क्लास कौन सी होती है? उनकी स्टोरेज क्लास कौन सी होती है? एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। इन वेरिएबल्स को सामान्यतः मेन फंक्शन से पहले और हेडर फाइल्स के बाद में डिक्लेयर किया जाता है। एक्सटर्नल वेरिएबल को फंक्शन बॉडी में भी डिक्लेयर कर सकते हैं
लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करके मेन फंक्शन के अंदर भी हम और एक्सटर्नल वेरिएबल्स या ग्लोबल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये था अपना एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। अब देखते हैं स्टैटिक स्टोरेज क्लास। ये जो स्टोरेज क्लास होती है, इनमें जो हम वेरिएबल रखते हैं उनकी कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं कि जैसे ही हम किसी वेरिएबल को स्टैटिक स्टोरेज क्लास में डिक्लेयर करते हैं तो ये वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज हो जाते हैं, यानी इनमें ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाती है 0। और इन वेरिएबल्स को यानी कि स्टैटिक वेरिएबल्स को री इनिशियलाइज नहीं किया जा सकता है। ये इसके कुछ रूल्स और इसकी कुछ ये विशेषताएं यानी गुण होते हैं। तो ये स्टैटिक वेरिएबल कहलाते हैं। स्टैटिक वेरिएबल का यूज अधिकतर काउंटर वेरिएबल के रूप में किया जाता है। जैसे कि अपने को कोई लूप काउंट करना है या लूप के अंदर कोई काउंटर वेरिएबल यूज करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल का यूज करते हैं। अब किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि उसके नाम से पहले यानी वेरिएबल के नाम से पहले स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। स्टैटिक वेरिएबल को लोकल या ग्लोबल दोनों प्रकार की तरह ही यूज किया जा सकता है। यानी स्टैटिक वेरिएबल को लोकल वेरिएबल की तरह भी यूज कर सकते हैं और ग्लोबल वेरिएबल की तरह भी यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। अब रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। कई बार प्रोग्राम में हमें कुछ वेरिएबल्स बार बार और जल्दी जल्दी यूज करने होते हैं। आप यूं समझ लीजिए जैसे अपना कोई और लूप है, लूप के अंदर कुछ वेरिएबल है जिनको हम लोग बार बार यूज करते हैं और वो लूप भी फ्रीक्वेंटली कई बार चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो उस लूप के वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को रैम यानी कि प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करने की बजाय सीधे सीपीयू रजिस्टर में स्टोर करवा देते हैं, ताकि जो प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन टाइम फास्ट हो जाए। यानी रैम से यदि वेरिएबल की वैल्यू बार बार उठ के सीपीयू तक जाएगी तो उसमें उसको टाइम लगेगा, और इसकी बजाय सीधे सीपीयू रजिस्टर में हमने वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करवा दिया तो वो जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा। तो इस पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, रजिस्टर स्टोरेज क्लास का यूज करते हैं। अब ये क्या बता रहा है, देखो कि इस प्रकार के वेरिएबल को प्राइमरी मेमोरी में स्टोर करने की बजाय सीपीयू रजिस्टर में स्टोर कर दिया जाता है, जिससे एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाती है। और किसी वेरिएबल को रजिस्टर स्टोरेज क्लास में रखने के लिए या रजिस्टर स्टोरेज क्लास में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, रजिस्टर कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि सी लैंग्वेज में प्रत्येक वेरिएबल की कोई ना कोई स्टोरेज क्लास होती है। ये 4 स्टोरेज क्लास होती हैं, इन चारों में से किसी एक स्टोरेज क्लास में हमारा वेरिएबल होता है। तो इस तरीके से अपन ने वेरिएबल्स के बारे में इस वीडियो के अंदर हमने सीखा और समझा। वेरिएबल का स्कोप, वेरिएबल का लाइफ टाइम और वेरिएबल की विजिबिलिटी, और इसी तरीके से टाइप ऑफ वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, और स्टोरेज क्लास ऑफ वेरिएबल के वेरिएबल की 4 स्टोरेज क्लास होती हैं। कौन कौन सी, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, स्टैटिक स्टोरेज क्लास, एक्सटर्नल या एक्सटर्न स्टोरेज क्लास, और लास्ट क्या होती है, रजिस्टर स्टोरेज क्लास। तो ये सारे टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर किए। अब जो अगला वीडियो रहेगा, अगले वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा जो अपना चैप्टर है वो शुरू होने जा रहा है, और उसका नाम क्या है, एरे। तो एरे किसे कहते हैं, एरे कितने टाइप का होता है,
एरे को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसको इनिशियलाइज करते हैं, और एरे से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा और इसको एंड तक पूरा देखिएगा। आप सभी का वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।